हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। हाँ जी बेटा, सब लोग बेटा ठीक ठाक हो? बढ़िया, शानदार, एक नंबर। ओके, तो शेड्यूल में आपको दिखा रहे हैं आज की क्लास मिक्सचर। बेटा मिक्सचर हम पढ़ेंगे, थोड़े कंसेप्ट, थोड़ी बातें बेटा अभी बाकी है रेशो वाली। बेटा इनको अपन पूरा कर लेते हैं आज। रेशो को बेटा पूरा करते ही हम टॉपिक शुरू करेंगे आपका नया मिक्सचर। प्यारे बच्चों, वैसे ये बात देखो फिक्स है कि मिक्सचर के सवाल करने के लिए आपको रेशो टॉपिक आना चाहिए। अगर बेटा रेशो आपने पढ़ लिया, आज ही स्टार्ट कर लेंगे भाई, आज ही शुरू कर लेंगे। अगर आपने रेशो को पूरा पढ़ा ना बेटा, तो मिक्सचर आपके लिए बहुत कंफर्ट है। और आपने अगर रेशो नहीं पढ़ा बेटा, तो मिक्सचर में दिक्कत आपको बहुत आएगी बेटा, फिर आपको मिक्सचर में प्रॉब्लम आएगी बेटा। आपको बस यही समझना है कि जैसे भी सवाल करेंगे हम रेशो के सारे कंसेप्ट सीखेंगे बढ़िया से। बेटा कल बताएंगे उसमें क्या होता है। अभी मुझे बताओ एक बार, रेशो टॉपिक में बेटा कल मैंने आपको लास्ट में जो सवाल बताए थे बेटा, उसमें जो आखिरी टाइप आपने किया था शायद वो छलांग बटे डिस्टेंस वाले सवाल थे, सी बटा डी वाले। और मैंने आपसे कहा था ये 37 नंबर तक के सवाल, 37 नंबर तक के सवाल करने की बात बताई थी। और बेटा ये सवाल करने का नियम बताया था, सी बटा डी करना है, छलांग बटा डिस्टेंस करना है। क्या आप सभी लोगों ने ये सारे सवाल कर लिए बेटा? अच्छा, पिताजी को नमस्ते बोलिए हमारी ओर से भी आप। बेटा 37 नंबर तक की बात पूरी हो गई। आप बेटा सवालों की कैटेगरी समझ गए। ये छलांग वाले बेटा सवाल बनते हैं, इनमें कोई भी आपको डिफिकल्ट काम नहीं करना बेटा, कुछ नहीं मानना, बस छलांग बटे डिस्टेंस लिख दीजिए। क्या सारे बच्चों के 37 नंबर तक के सारे सवाल क्लियर है बेटा? यहां से आगे बढ़ूं? ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद जो कैटेगरी वाले सवाल है बेटा सुनो, हमने एक ही प्रकार के बेटा कई सारे क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। नीले और पीले वाले सवाल आते हैं बेटा ये, या अर्थ वाले सवाल आते हैं, लैंड और वाटर वाले सवाल आते हैं। इनका क्या हिसाब किताब है बेटा, इनका क्या पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर एंड ब्लू कलर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। देखो बेटा मेरी बात सुनना, आपके पास ना एक फोटो है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये इतनी बड़ी बेटा आपके पास एक फोटो है और इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है। अब बेटा पूरी पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर 4:3 में यूज किया है। बेटा मेरी बात समझो, इस पूरी पिक्चर में, पूरी फोटो में अगर नीला रंग मान लो आपने 4 किलो खर्च किया ना, तो येलो आपने 3 किलो खर्च किया है, ऐसा तुम्हें बताया, ठीक है। पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो कलर का रेशो ये। ऊपर के हिस्से में बेटा देखो, ऊपर के हिस्से में ब्लू कलर और येलो कलर है ना, ऊपर वाले हिस्से में 2:3 में, ठीक। तो हमसे सवाल ये पूछा कि नीचे वाले हिस्से में ब्लू और येलो कलर किस अनुपात में लगाया होगा। क्या आपको एक बार सवाल की भाषा समझ में आ गई कि पिक्चर में पूरा कलर तो इस अनुपात में है, ऊपर वाले पार्ट में ऐसा, नीचे वाले पार्ट में ऐसा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना यार, 2 और 3 का जोड़ कितना बन रहा है? 5। 4 और 7 का जोड़ कितना बन रहा है? 4 और 3 का 7। बेटा पिक्चर में इधर 2, इधर 3, इधर 5, इधर 7, डेटा थोड़ा अच्छा नहीं। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इस 5 का और 7 का एलसीएम कितना आएगा? बेटा 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35। और 35 का डबल कितना आएगा? 35 का डबल 70। तो पूरी पिक्चर को आप 70 मान लो। 70 में बताओ 40 कलर ये और 30 कलर ये आएगा क्या? बेटा पूरी पिक्चर को अगर 70 मान लिया जाए तो 40 कलर ब्लू आएगा और 30 कलर येलो आएगा। अब आपने 70 क्यों माना था बेटा, आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत आप ये बात कैच कर पाएंगे। बेटा पूरी पिक्चर में अगर 70 लीटर कलर लगाया है, बेटा पूरी पिक्चर में अगर 70 लगाया है, तो बताओ ऊपर भी 35 और नीचे भी 35 आया होगा क्या? ऊपर भी 35 और नीचे भी 35 आया होगा। मैंने बेटा 35 का डबल इसीलिए लिया था। देखिए अगर आप 35 लेंगे ना, तो 35 से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन तब आपको ऊपर 17.5 नीचे मानना पड़ेगा 17.5, थोड़ा कम पॉइंटों में हो जाएगा। तो पॉइंटों से बचने के लिए मैंने पूरा 70 मान लिया बेटा।
रेशो की बात है, हम कितना भी मान सकते हैं, 70 मान लिया, 40 और 30 बन गया। अच्छा सुनो, ऊपर वाले पार्ट में ब्लू और येलो 2:3 में है, ब्लू और येलो बेटा 2:3 में है, तो बेटा 35 को अगर मैं 2:3 में बांटूंगा तो क्या बताओ, यहां 14 आएगा और यहां 21 आएगा। अगर 35 को 2:3 में बांटेंगे तो क्या बेटा 14 और 21 आएगा? आप कहोगे जी हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी पिक्चर में नीला कलर लगाया है 40, पूरी पिक्चर में नीला कलर लगाया है 40, ऊपर वाले पार्ट में लगाया है 14, बेटा नीचे वाले पार्ट में 26 लगाया होगा क्या? तभी 40 बनेगा। 14 और 26 40 होते हैं। बेटा पूरी पिक्चर में येलो कलर लगाया है 30, येलो कलर लगाया है 30 दोस्तों, ऊपर 21 था तो नीचे वाले पार्ट में 9 लगाया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बात कम समझ में आए चिंता मत करो, एक ही प्रकार के 10 सवाल करवाऊंगा, एक ही कैटेगरी के 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी बात समझ में आएगी, 100% गारंटी है इस बात की। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात आपको इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का कारण क्या था, एक बार फिर समझो बेटा। पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो कलर ना 4:3 में था, इनका जोड़ बन गया 7। ऊपर वाले पार्ट में 2:3 में था, इनका जोड़ बन गया 5। ठीक, तो मैंने कहा 7 और 5 का एलसीएम 35, 35 को बेटा दुगना कर दो, 70 बनेगा, 70 बनेगा बेटा, 70 बात बनेगी, 70 अगर बनेगा तो 70 पूरी पिक्चर है, 35 ऊपर 35 नीचे, आधा आधा पार्ट कर दिया। इस 35 को अगर मैं 2:3 में तोड़ूंगा तो 14 और 21 बनेगा। जी हाँ बेटा, पूरी पिक्चर में नीला 14, ऊपर 14 तो नीचे आएगा 26, पूरी पिक्चर में येलो कलर 30, ऊपर 21 तो नीचे आएगा 9, 26:9 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। जो बालक है ये ब्रिगेडियर साहब, बेटा मैं आपको बता दूं, आज हमारे टॉपिक की 11वीं क्लास चल रही है, 11th क्लास चल रही है बेटा। आपने क्लास को आज से ज्वाइन किया और आपको लगता है कि आपको आज से करने पर सारी बातें समझ में आ जाएगी बेटा, तो नहीं आ पाएंगी। पहले 10 क्लास पढ़ा चुके हैं, उनको पढ़कर आओ बेटा। 15 घंटे का कंटेंट पहले करवा चुका हूं, पहले उसको पढ़कर आओ, फिर आपको समझ में आएगा। तो बिना मतलब बेटा ऐसा काम नहीं करते। एक बार फिर समझो बेटा, एक बार फिर समझो। देखो बेटा, ये आपकी पूरी अर्थ है। अरे ब्रिगेडियर क्यों नालायकों वाले काम करता है, बदतमीजों वाले काम करता है। अगर तूने बेटा सारी क्लास पढ़ी होगी तो क्या 35 को 2:3 में काट नहीं पाता है? बेटा आप मुझे बता दो, 35 को 2:3 में डिवाइड करना है और ये तो बालक कर नहीं पा रहा, और ये कह रहा है कि मैंने 10 क्लास पढ़ी है। क्या कोई बच्चा आप में से ये कल्पना कर सकता है कि 35 को 2:3 में काटना मैंने बताया नहीं हो? क्या आपको लगता है कि 10 क्लास पढ़कर हमारा ये कंसेप्ट बाकी रह गया हो? वाह भाई वाह। सुनो बेटा, ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों, ये अपनी धरती है। मैंने धरती को 2 भागों में बांट दिया, मैंने धरती को 2 भागों में बांट दिया बेटा। ऊपर वाला जो पोल होता है इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो पोल होता है इसको अपन बोलते हैं साउथ पोल। ठीक, ये वैसा ही सवाल है फोटो वाला, बस लैंग्वेज चेंज है बेटा। पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर, पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी 1:2 में है। पूरी अर्थ पर लैंड और वाटर 1:2 में है। ठीक है बेटा, ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थन हेमिस्फेयर, ऊपर वाले अर्धगोलार्ध में ये अनुपात यानी लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 है। नीचे वाले पार्ट में लैंड और वाटर का रेशो आपसे पूछा गया। क्या दोस्तों लैंग्वेज में मैंने शब्द चेंज करे हैं, बाकी आपको लग रहा है सवाल का नियम तो सेम है। आपने कहा गुरुजी इनका जोड़ बन रहा है 5, इनका जोड़ बन रहा है 3, क्या आपको पूरी पृथ्वी को 30 मान लेना चाहिए? 30 क्यों मानोगे बेटा? 30 क्यों मानोगे? क्योंकि 15 एलसीएम बनता है, 15 का डबल मान लेना चाहिए। डबल मानने का कारण यही है बेटा कि जब मैं बाद में हाफ करूंगा तो 15 ऊपर 15 नीचे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पृथ्वी को 30 मान लिया। तो बताओ बेटा 30 में लैंड और वाटर 10:20 में बनेंगे क्या? क्या बेटा लैंड और वाटर 10:30 में बनेंगे? भाई जो बालक मिक्सचर की डिमांड कर रहे हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, पहले बेटा आप रेशो की क्लास को पूरा पढ़ो बेटा, रेशो की क्लास को पूरा पढ़ो, उसके बिना तुम्हें मिक्सचर समझ में नहीं आएगा बेटा। मेरी क्लास में रेशो वाले कंसेप्ट पढ़कर आओगे तो मिक्सचर पढ़ने का मजा आ जाएगा तुम्हें। सुनो बेटा, 10 और 20 हो गया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले पार्ट का मान है 15, 15 को दोस्तों 2:3 में काट पाओगे? 2:3 में काट पाओगे तो क्या 6:9 बनेगा? और किसी बच्चे को बेटा ये काटना नहीं आता हो तो वो ब्रिगेडियर साहब की मदद ले सकता है, ब्रिगेडियर साहब उनको गाइड कर देंगे कैसे काटना है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पे लैंड बेटा 10 है, ऊपर वाले पार्ट में 6 है, तो नीचे वाले पार्ट में लैंड 4 बनेगी। दोस्तों वाटर पूरी पृथ्वी पर 20 है, ऊपर 9 था, नीचे 11 बनेगा, खत्म बात। अरे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बताओ, इससे इजी फॉर्मेट कोई बन सकता है? हम बेटा कुछ भी चीजों को मुश्किल नहीं पढ़ रहे हैं,
बहुत ही आसान टाइप में बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि 3 और ये नंबर मैं ऐसे ले रहा हूं जिनसे आपकी कैलकुलेशन डायरेक्ट उत्तर पे जाती है, कुछ करने की नीड नहीं है बेटा, बहुत इजी सा फॉर्मेट है और मैंने एक ही प्रकार के कई सारे सवाल लिए हैं ताकि ये बात आपको ठीक ठाक समझ में आ जाए। बेटा अगेन प्लीज एक बार देखिएगा, चिंता मत करें बेटा, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है बेटा, मैंने एक ही कैटेगरी के कई सवाल ले लिए। बेटा पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर 1:2 में है, ठीक है बेटा। अब आप बता दो ऊपर वाले में लैंड और वाटर 3-4 में है, जरा मुझे बताना बेटा 3 और 4 का जोड़ बन रहा है 7, लैंड और वाटर का जोड़ बन रहा है 3, बेटा इसमें तो जोड़ 7 बन रहा है, इसमें जोड़ 3 बन रहा है, 7 या 21, बेटा पूरी पृथ्वी को 42 मान लेना चाहिए, पूरी पृथ्वी को 42 मान लेना चाहिए, क्योंकि बेटा 21 एलसीएम का डबल मानूंगा, 42 में से आधा ऊपर आधा नीचे, खत्म बात। अब दोस्तों क्या बनेगा, आपने कहा सर 42 को काटेंगे ना, ये बनेगा 14 और ये बनेगा 28, हाँ 21 को अगर मैं काटूंगा तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 12, हाँ दोस्तों अब मुझे आप बताना पूरी धरती पर लैंड था 14, ऊपर आ गया 9, इसमें 5 आएगा, वाटर दोस्तों 28 था, 28 में ये 12 है तो यहां 16 बनेगा। आपको बेटा केवल और केवल इस 7 और 3 का एलसीएम लेना है, खत्म। 7 और 3 का एलसीएम आएगा 21 और 21 का हम डबल मानते हैं हमेशा, बेटा डबल मानने का कारण ये था कि आधा ऊपर आधा नीचे करूंगा तो कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी रहेगा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ये, बड़ी सिंपल जानकारी है ना दोस्तों। सवाल नंबर 37, 38, 39 और बेटा 40 तीनों सवाल एक जैसे थे। बेटा 41 सवाल देखो पिक्चर वाला सवाल है, लेकिन बात तो सेम ही है, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना बेटा। देखो पूरी तस्वीर बेटा, ये नहीं बेटा, इसमें कई बच्चे गलती करेंगे, सवाल बेटा पढ़ने में बहुत लोग गलती कर जाते हैं, रेशो के सवाल आपको ठीक ठाक से पढ़ने चाहिए बेटा। पूरी तस्वीर में आपको रेड और ग्रीन कलर का रेशो दिया हुआ है, कितना 2:3। बेटा ऊपर गौर कीजिए, हरा और लाल दिया है ऊपर, बेटा ऊपर वाले पार्ट में ग्रीन और रेड दिया है, आप अपनी मर्जी से बेटा इसको पलट कर लिख लोगे, क्या इसको मैं 4:5 लिख लूं, फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कर लेता हूं ताकि थोड़ा सवाल पढ़ना आसान लगेगा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। आप बताओ 4 और 5 का जोड़ कितना बन रहा है, 9, 3 और 2 का जोड़ कितना बन रहा है, 5। आप पूरी पृथ्वी को 45 भी ले सकते हैं बेटा, पूरी अर्थ को 45 भी ले सकते हैं, लेकिन 45 में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बेटा। मैं चाहता हूं तुम 90 मान लो, 90 को काटोगे बेटा ये बनेगा 36 और ये बनेगा 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, हाँ बेटा इधर ऊपर 45 नीचे 45, 45 को अगर मैं काटूंगा ये कटेगा 5 बार, ये बनेगा 20 और ये बनेगा 25, तो बेटा इधर बताओ 16 आएगा, इधर बताओ 29 आएगा, उत्तर डी बनेगा। एक जैसे सवाल चल रहे हैं बेटा, क्या आप लोगों को इस प्रकार के सवाल की बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बेटा 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे बनाए हैं दोस्तों, बिल्कुल एक जैसी बातें बताई हैं, आपको समझ में आया कंसेप्ट? कभी फ्यूचर में ये सवाल दोबारा आपके सामने आए दोस्तों तो आपको तुरंत इमीडिएटली लॉजिक समझना है और ट्राई करना है। जब शीट के सवाल 3-4 बार ट्राई करोगे तो बात आपकी बन जाएगी। बेटा मुझे बता दीजिए 42 नंबर सवाल बाद में सेल्फ घर से कराओगे अपने आप? जब मैंने एक जैसे 3-4-5 सवाल करवा दिए बेटा, तो एक क्वेश्चन करने का हार्डवर्क तो घर से कर ही सकते हो। कल की क्लास में कहीं ले आओ कि 42 नंबर सवाल करवा दो, हम लोग कर नहीं पाए। हाँ बेटा 43 बेटा सवाल आपको मैं करवा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें बेटा आपने पृथ्वी के 3 पार्ट कर दिए, तो कोई बात नहीं 3 गुना मान लेंगे भाई, है। इसमें बेटा आपने पृथ्वी के ना 3 पार्ट कर दिए, एक तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट के फिर से 2 पार्ट कर दिए, ऐसे कोई बात नहीं। सुनो, पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के रेशो में है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में बेटा, नॉर्थ गोलार्ध में ऊपर वाले पार्ट में लैंड और वाटर 2:7 में है, 2:7 में। बेटा दक्षिण वाले नीचे वाले के आधे भाग में, यानी इसके आधे भाग में लैंड और वाटर जो है ना बेटा वो 3:2 में है, ऐसे। अब पूरी पृथ्वी हमें क्या माननी चाहिए? हमें बेटा पूरी पृथ्वी ऐसी माननी चाहिए कि डेटा आपका आसान रहे, डेटा में आपको दिक्कत ना महसूस करनी पड़े। बेटा ये जोड़ बनेगा 5, इनका जोड़ बनेगा बेटा 9 और इनका बेटा जोड़ कितना बनेगा 3। 45 का डबल 90 मान लो बेटा, आप मेरी बात समझो बेटा। इनका जोड़ बन रहा है 5, इनका जोड़ बन रहा है बेटा कितना 9 और इनका जोड़ कितना बन रहा है 3। बेटा इनका एलसीएम बनता है 45, 9 और 5 का एलसीएम बनता है 45। बेटा 45 का डबल कितना होगा 90। कई लोग बोलेंगे सर 90 मान लेते हैं, देखो 90 मानकर बेटा उत्तर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% की भी। लेकिन सुनो बेटा 90 का तुम आधा करोगे ऊपर 45,
नीचे 45, फिर 45 का तुम्हें हाफ करना पड़ेगा, फिर 22.5 जाएगा ना बेटा। फिर जब 45 का हाफ करूंगा तो 22.5 जाएगा। तो पॉइंटों का चक्कर क्यों करना? अरे जब पूरा मानने की मर्जी है तो 90 क्यों मानते हो, 180 मान लो, तुम 360 मान लो, क्या फर्क पड़ता है बेटा। मैं तो कहता हूं नंबर ऐसा मानो कि कैलकुलेशन आपको कंफर्ट लगे बेटा, सवाल करना आपको आसान लगे। 180 मैंने कैसे माना, समझ में आया? अरे आप 9 और 5 का एलसीएम लोगे 45, 45 का डबल करोगे 90, बेटा 90 का डबल करोगे 180। अरे रेशो की बात है, जो मर्जी मान लो। मैं अपनी मर्जी से रेशो वो मान रहा हूं जिसमें कैलकुलेशन करना इजी लगे। अगर तुम 90 मानते तो क्या होता, सुनो मेरी बात। आपने कहा गुरुजी मैं तो 90 मानूंगा, बेटा 90 मानने पर भी उत्तर तो ठीक आएगा। 90 मानने पर देखो ऊपर का हाफ 45, नीचे वाले का हाफ 45, है ना। और 45 के दो पार्ट करोगे तो ये भी 22.5 और ये भी 22.5। तो पॉइंटों में कहानी चली जाएगी बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी आपके लिए बढ़ जाएगी, चीजें आपके लिए टाइम टेकिंग बन जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आप 180 मान लीजिए। 180 मानने पर बेटा ये बताओ 60 120 कर पाओगे क्या? 60 120 कर पाओगे क्या? अबे कार्तिक नालायक आदमी कह रहा है 135 क्यों नहीं माना? तो 135 का आधा कर पाएगा, फिर उस आधे का आधा कर पाएगा? अरे काटना सीखो यार, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लो। कह रहे 135 क्यों नहीं माना? मान ले भाई तू 135 मानकर कर ले, उत्तर तेरा भी ठीक आएगा। बेटा आप मुझे बताओ ऊपर वाला पार्ट 90, नीचे वाला पार्ट भी 90, 90 में से आधा 45, आधा 45 बनेगा। कैलकुलेशन को करना समझो बेटा, सवालों को इजी करना समझो। हो सकता है किसी बच्चे ने सवाल को ये कर लिया हो, डेटा मुश्किल मानकर किया हो, बेटा हमने आपको इजी मानकर बताया, सवाल को आसान डेटा मानकर बताया। सुनो बेटा 90 में से ये 20 और ये 70 बनेगा। हाँ सर। 45 को 5 से काटोगे 9, ये 27 और ये 18 बनेगा। हाँ। दोस्तों अब मुझे बताना, पूरी पृथ्वी पर लैंड था 60, बेटा लैंड कितनी है 60, 60 में से 20 और 17 47 आ गई, क्या 13 इधर करनी पड़ेगी, तभी तो 60 बनेगी। और बेटा पानी था 120, 120 पानी में से 70 पानी ये रहा, 18 पानी ये रहा, 88, क्या 32 पानी यहां लाना पड़ेगा अपने को, 32 पानी लाना पड़ेगा बेटा। तो वो लैंड और वाटर का रेशो दिया गया 32 या 22, 88, 88 और 32, ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल में पूछा गया वाटर और लैंड का रेशो बताओ, सवाल कह रहा है वाटर और लैंड का रेशो बताओ। बेटा वाटर और लैंड में 32:13 उत्तर बोल दोगे क्या? बेटा इन क्वेश्चन में ये बात जरूर समझना कि आपको रेशो किसका दिया, किसका पूछा है। ये आपको बेटा सवाल में ऐसी फंसाएगा कि जानकारी को पलटा के दे देगा, ताकि आप लोग ठीक से सवाल ना पढ़ पाओ। आसान क्वेश्चन है। बेटा वैल्यू को आप अपनी मर्जी से कहीं भी एज्यूम कर लो, और एज्यूम करके बेटा आप चीजों को चेक कर सकते हैं। बेटा एलसीएम मेथड से ये सवाल बहुत इजी बन जाता है। मैंने आपको जो अभी तक सवाल बताए बेटा आज की क्लास में 38, 39, 40, 41, 42, 43, यहां तक के सवाल एक जैसे हैं। एक ही कैटेगरी के 5-6 सवाल ले लिए गए। ये कंसेप्ट आप सारे बच्चों को समझ में आ गया। कभी भी ऐसा बेटा पिक्चर वाला सवाल या बेटा ऐसा पृथ्वी का सवाल आए तो सवाल करने का फॉर्मेट सेम रहेगा, बी केयरफुल। अब दोस्तों अब अपन इसके बाद के जो नए सवाल पे चलते हैं, वो चलते हैं बेटा टूटने वाले सवाल। चीजें टूटेंगी बेटा, दिल टूटेगा, कभी हीरा टूटेगा, कभी संगमरमर का पत्थर टूटेगा, कभी कोई प्लाई बोर्ड टूटेगा, चीजें टूटेंगी। दोस्तों कल मैंने आपको 2 आसान से वर्ड बताए थे। एक मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात इनका आपको मतलब पता है, ए बी और ए 1/b। बेटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होता है कि ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली का मतलब होता है अगर ए इंक्रीज तो बी डिक्रीज, बी इंक्रीज तो ए डिक्रीज। ये कहानी एक दूसरे के अपोजिट काम होती है, आपको ये बात पता है बेटा, कल मैंने बताई थी आपको। बेटा अब ना देखो आगे सवालों का लेवल दोस्तों माशाअल्लाह बड़ा शानदार आएगा दोस्तों, बड़े गजब के सवाल आएंगे, लेकिन उनको समझकर चलना बेटा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम के किसी भी लेवल में मार नहीं खाओगे अगर आपने इन सवालों को ठीक से पढ़ लिया। बेटा प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आप पहली लाइन को बहुत ठीक से पढ़िएगा कि एक आपके पास हीरा है, हीरा, और बेटा उस हीरे का जो रेट है ना वो वजन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। बेटा हीरे का जो रेट है
वो वजन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। हीरे का जो रेट है बेटा वो डायरेक्ट रूप से डिपेंड करता है किस पर, इसके वेट के स्क्वायर पर। ठीक, एक्सीडेंटली बेटा आपसे ना ये हीरा टूट गया और 3 टुकड़ों में बिखर गया। बेटा ये हीरा जो आपके पास में था ना, ये गलती से आपसे गिर गया और 3 टुकड़े में टूट गया, 3, 5, 7 में टूट गया। मान लो दोस्तों ये डायमंड जो आपके हाथ में था ये गिर गया और 3 टुकड़े बन गए, एक मान लो 3 ग्राम का, एक 5 ग्राम का और एक 7 ग्राम का। दोस्तों आप मुझे बताओ टूटने से पहले क्या ये हीरा 15 ग्राम का था क्या? तभी तो 3 पार्ट में गया होगा, 3, 5, 7 में टूटा होगा। ठीक है, मतलब 15 ग्राम का जो हीरा था दोस्तों ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 में, 5 में और 7 में हीरा टूट के गिर गया। अच्छा, आपको मैंने बोला कि इसका जो रेट है, इसका जो प्राइस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, इनके वेट के स्क्वायर पे। मतलब पहले वाले केस में इसका रेट 225 होता क्या 15 का स्क्वायर? पहले वाले बेटा केस में इसका जो वेट होता है ये 15 का स्क्वायर होता। लेकिन अब देखो बेटा ये छोटे वाला हीरा बिकेगा 9 रुपए का, ये वाला बेटा हीरा बिकेगा 25 रुपए का और ये वाला हीरा बिकेगा 49 रुपए का। जब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया उनका रेट भी ऐसे कम ही मिलेगा। तो बेटा आप मुझे बताना 25, 10, 35, 35 और 50, 85, क्या अब आपको केवल 83 रुपए मिलेंगे? यानी दोस्तों तुम्हारा जो 225 रुपए का हीरा था, 225 रुपीज का हीरा था, क्या अब वो केवल 83 रुपए का बच गया? हाँ। आपको नुकसान कितना हो गया? अरे आपको लॉस कितना हो गया भाई? 225 का हीरा 83 में बिक रहा है, क्या तुम्हें 142 रुपए का नुकसान हो गया? इतने रुपए का तुम्हें घाटा पड़ गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन क्या था, तुम्हें 42,600 की लॉस हुई है। दोस्तों ये बता दो, ये 42,600 जो था ये 142 के बराबर था क्या? भाई सवाल तो कहता 42,600 का लॉस हुआ है। वैल्यू सिस्टम, जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में, जो पूछी जाए वो गुणा में। दोस्तों हीरे का ओरिजिनल प्राइस क्या था? बेटा हीरे का ओरिजिनल प्राइस तो यही था ना, 14 तिया 42, 2 तिया 6, 300 बार कटेगा दोस्तों और 675 आगे डबल जीरो लगा दीजिए। आपके सवाल का उत्तर तैयार है, 67,500 रुपए। सवाल देखकर बताओ समझ में आया क्या? दोस्तों हीरे का रेट है वो उसके भार पर डिपेंड करता है, तो मैंने उसी हीरे को भार में डिपेंड कर लिया। बहुत ही बेटा इजी कंफर्ट लेवल के सवाल है। ऐसे सवाल दोस्तों पेपर में बहुत आते हैं। मैं आपको कई प्रकार के सवाल बताऊंगा, इनमें क्या क्या बातें होती हैं ये सारी आपको बताऊंगा। अरे आनंद उसका स्क्वायर किया मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आसान बात है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और देखना बेटा, एक बार एक सवाल और देखना, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये सवाल देख लो आप एक बार। 45 इसके बाद करवाऊंगा, 45 इसके बाद समझाऊंगा। ए हार्ट इज ब्रोकन इन द फीलिंग, हार्ट नंबर ऑफ फीलिंग इन द रेशियो ऑफ 1, 2, 3, 4। एक दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 में है। दोस्तों एक दिल टूट गया और भावनाएं बिखर गई 1:2:3:4 में। दोस्तों इसका मतलब बता दो, स्टार्टिंग में आपके दिल में 10 भावनाएं थी क्या? अरे आपके दिल में 10 भावनाएं थी, दिल बेटा गिर गया, दिल तोड़ दिया किसी ने, तो भावनाएं बिखर गई 1:2:3:4। अच्छा, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग पर डिपेंड करती है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग पर डिपेंड करती है। दोस्तों पहले मतलब आपका दिल 100 रुपए का था क्या? पहले आपका दिल 100 रुपए का था और अब आपका दिल कितने रुपए का बिका? ये दिल तो 1 रुपए का बिका, ये दिल दोस्तों 4 रुपए का बिका, ये दिल दोस्तों 9 रुपए का बिका, ये दिल दोस्तों 16 रुपए का बिका। मुझे बताओ आपका दिल अगर टुकड़ों में टूट गया तो 29, 16, 25, 30 रुपए का बिका क्या? बेटा 100 रुपए वाला दिल आज 30 रुपए का बिक गया तो कितने का घाटा पड़ गया? लॉस कितने का हो गया? आप कहना सर 70 रुपए का नुकसान हो गया। 70 रुपए का, सवाल कहता 700 का नुकसान हुआ है, सवाल कहता 700 का नुकसान हुआ है। दोस्तों तो दिल की ओरिजिनल कीमत कितनी है? दिल की ओरिजिनल कीमत बेटा 1000 रुपए है। ये दिल दोस्तों 1000 रुपए का था जो टूट टाट कर 300 रुपए में बिका, यानी 700 रुपए का नुकसान हो गया। तो बेटा दिल टूटने पर देखो सवाल ऐसा बन जाता है। क्या तुम्हें समझ में आया? ये दिल सस्ता है, 1000 रुपए का दिल है दोस्तों। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये दोस्तों, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। लैंग्वेज ऐसी दिल विल की बनाकर दे दी, लेकिन कंसेप्ट तो आपको क्लियर है ना।
बेटा अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं भाई। अच्छा एक सवाल पहले और करते हैं बेटा, बीच में मैं एक एक सवाल छोड़ रहा हूं बेटा, बीच में मैं एक एक सवाल छोड़ रहा हूं, उसको बाद में करवाऊंगा तो थोड़ा लेवल बढ़िया चलेगा। ठीक बेटा, एक सोना 3 हिस्से में टूट गया। ठीक है, सोने का वजन ना 3, 4, 5 में टूट गया। इसका मतलब पहले ये सोना 12 रुपए 12 था क्या? पहले इसका वेट 12 था, जो 3 भागों में टूट गया, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक, तो बेटा आप मुझे बताओ पहले इसकी कीमत कितनी रही होगी स्टार्टिंग में, और टूटने के बाद ये पार्ट 9 रुपए का बिका, ये पार्ट 16 रुपए का बिका, और ये पार्ट दोस्तों 25 रुपए का बिका, यानी सारी कीमत 50 रुपए मिली। 144 वाला सोना 50 रुपए का बिका दोस्तों, नुकसान कितना हो गया, कितना घाटा हो गया बेटा? 94 रुपए का तुम्हें लॉस पड़ गया। सवाल कहता जी 235 का। क्या दोस्तों ये 235 जो थी ये 94 की वैल्यू थी? अरे बोलो। हाँ। और मैंने पूछा सोने की मूल कीमत क्या है? 144 बनेगा बेटा। सोने की मूल कीमत क्या है? 144। 2 से काट लीजिए 72, 2 से काट लीजिए 47, 47 5 135, 72 5 360, 3600 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सॉरी 36,000 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बेटा ये बताओ इस प्रकार दिल टूटने वाले, प्लाईबोर्ड टूटने वाले, ये सारे सवाल समझ में आए तुम्हें? अब दोस्तों इन्हीं सवालों पर, इन्हीं क्वेश्चंस पर थोड़ा सा लेवल अपन इंक्रीज करते हैं। इन्हीं सवालों पर थोड़ा सा स्तर इनका बढ़िया बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बेटा प्लीज आंसर मत बोलिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। द कॉस्ट ऑफ द मार्बल वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मार्बल है, मार्बल बेटा, मार्बल का वजन उसके वर्ग का समानुपाती होता है। ठीक है, ये मार्बल 3 टुकड़े में टूट जाता है बेटा। मार्बल 3 टुकड़े में टूट गया, यानी कि 3, 4 और 5 में टूट गया। 5, 4, 9 और 3, 12। मतलब बेटा ये 12 किलोग्राम का, ग्राम का कुछ ही मान लो कि 12 वेट था इसका, और ये 3, 4, 5 में टूट गया। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अच्छा वैसे मुझे बताना, अगर ये पूरा पीस होता तो तुम्हें इसके 144 रुपीज मिलते, लेकिन अब ये 3, 4 में टूट गया दोस्तों। इस पार्ट के मिलेंगे 9 रुपए, इस पार्ट के मिलेंगे 16 रुपए, और बेटा इस पार्ट के आपको मिलेंगे 25 रुपए। कुल मिलाकर बेटा आपको 50 रुपए मिलेंगे। इतनी बात क्लियर? अब आगे पता है क्या कहता? इफ मार्बल हैड ब्रोकन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स बाय वेट, देन देयर वुड हैव बीन ए फर्दर लॉस ऑफ रुपीज 1800। मतलब दोस्तों ये कहता भी अगर ये मार्बल ऐसा टूटने की बजाय तीनों इक्वल पार्ट में टूटता, बेटा ये 12 वाला जो आपका था, 12 वाला जो था ये 4, 4, 4 में टूटता। बेटा आपका जो 12 वाला ये था मार्बल था, ये अगर इक्वल पार्ट में टूटता तो 4, 4, 4 में टूटता, यानी ये भी 16 रुपए का बिकता, ये भी 16 का बिकता, ये भी 16 का बिकता, तो बेटा 48 रुपए आपको मिलते क्या? देखो अब आप लैंग्वेज को समझो बेटा, सारा खेल लैंग्वेज का होता है अर्थमेटिक में। ये तुम्हारे पास मार्बल था ओरिजिनली, और ये उस मार्बल की कीमत थी। इसमें गिर गया, इसमें टूट गया, ठीक बात है। देखो इसमें तो टूट गया, 50 का बिकने वाला है आज, लेकिन हमारा जो मालिक है ना वो पास बैठा क्या कहता? शुक्र है भाई इतने में टूटा है, शुक्र है ये इतने में टूटा है। अगर ये बराबर में टूट जाता तो 1800 रुपए का लॉस और होता, 1800 का घाटा हमें और पड़ता। मतलब बेटा इधर कीमत है 50 रुपए की, अगर ये 48 में टूट बिक जाता तो क्या 2 रुपए का घाटा और पड़ता? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये 1800 इस 2 की वैल्यू है ना, क्या बेटा ये 1802 की वैल्यू है ना? 50 में तो टूटा है, अगर 48 में टूटता तो बेटा मेरे को 1800 रुपए का घाटा और पड़ता। तो ओरिजिनल कीमत कितनी है? 144 से गुणा कर दीजिए। ऑप्शंस देखकर आइडिया पड़ रहा है, संख्या काफी बड़ी आएगी। और दोस्तों ऐसा केवल एक ही ऑप्शन था, क्या बताइए? 1,29,600 रुपए। सही है, गारंटी से कह रहा हूं बेटा, रेशो का तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपने मेरी सारी शीट को सॉल्व कर रखा है, सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज कर रखे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत बेटा आपका एक भी नंबर नहीं काट सकती। रेशो के सवाल में कभी आपको डाउट नहीं आएगा। और जो बालक बेटा बैच को बीच में ज्वाइन करते हैं ना बेटा जो बालक बैच को बीच में ज्वाइन करते हैं, मैं उनसे बेटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया बेटा आप बैच को स्टार्टिंग से पढ़ें। बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत आएगी बेटा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बेटा सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
अरे कह रहे समानुपाती का यूज कहूंगा, अरे ये तो लिखा है ना। प्लाईबोर्ड की कीमत बेटा, प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वेट के स्क्वायर में। अब सुनना, बढ़िया सवाल है बेटा। प्लाईबोर्ड गिर गया, गलती से टूट गया, 9:2:1 में टूटा है। 9:2:1 में टूटा है, ठीक। लेकिन बेटा अगर गलती से ये 7:3:2 में टूटा होता तो इतने रुपए का लॉस और होता। ये बात बोली बेटा, ये बात बोली आप। अच्छा एक बात बताना बेटा, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में क्या प्लाईबोर्ड सेम था क्या? एक ही प्लाईबोर्ड की बात कर रहा है कि भाई साहब गिर गया, इतने में टूट गया, इतने में नहीं इतने में टूटता। बेटा दोनों तरफ प्लाईबोर्ड का मान सेम आना चाहिए ना, दोनों तरफ प्लाईबोर्ड की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। आप चेक करो सेम है क्या। 9 2 11 और 1 12, 7 3 10 और 2 12, मतलब दोस्तों 12 का प्लाईबोर्ड था, पहले इसमें टूटा इसमें टूटा। और दोस्तों आप मुझे बताना, अगर ये सेम ना होता, अगर ये इनका जोड़ सेम ना होता तो पहले क्या आपको ये सेम करना पड़ता, फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ पाता। पहले ये बात बेटा आपको सेम करनी पड़ती, ठीक है। चलिए अच्छा बेटा बताओ इसकी कीमत कितनी है फर्स्ट वाले केस। ओरिजिनली कीमत कितनी है? ओरिजिनल कीमत है 144 रुपए। इस वाले भाग में टूटने पर 81, 4 85 और 1 86 रुपए मिलते। इस वाले भाग में टूटने पर 49 और 9 58 और 4 62 रुपए मिलते। इन दोनों का जो अंतर है बेटा 26 रुपीज का, इसी की वैल्यू दी गई है क्या? क्या ये 400, सॉरी 24 क्या बेटा ये 448 जो है ये 24 की वैल्यू दी गई है? हाँ। और हमसे पूछा ओरिजिनल कीमत कितनी है, 144 गुना करना है। 24 छिका 144 और 6 चौका 2400, उत्तर यही बनेगा बेटा 2688। क्या यहां तक की बात क्लियर? सिर्फ मेरे साथ साथ ऐसे हाँ हाँ कर रहे हो या खुद भी सवाल थोड़ा करने में सक्षम अपने आप को फील कर रहे हो? आपको लग रहा है कि मैथ्स आपका इंप्रूव हो रहा दोस्तों? अरे बेटा इन टॉपिक में तो बेटा आपको बिल्कुल कंफर्ट फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये चीजें बड़ी इजी हैं, ये तो हम एग्जाम में 100% करके आएंगे। ऐसा सवाल कभी मिलेगा तो 100% ये सवाल ठीक करके आएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा दोस्तों लेवल और इंक्रीज हो गया। अच्छा इसमें मुझे एक बात बताओ, एक हीरा इस भार में टूटा, किसमें टूटा? 3 में, 4 में और 5 में। अगर ये इसमें टूटा होता, अगर ये इसमें टूटा होता, पहले मुझे आप बताओ दोनों का भार बराबर आ रहा है क्या? 4 5 9 3 12, इसमें तो 12 बन रहा है, इसमें 9 5 14 और 2 16 बन रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। दोनों का भार इक्वल नहीं आ रहा, दोनों का भार इक्वल कितना 48 आना चाहिए क्या? सेम करना पड़ेगा भैया। 48 के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, 48 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो प्लाई बोर्ड था या मेरा जो हीरा था वो 48 वेट का था। 4 तिया 12, 16 और 20 में टूटा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 27, 15 और 6 में टूटने पर इतने का लाभ एक्स्ट्रा होता। क्या बात समझ में आई? हीरे का वेट बेटा इक्वल था तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं था तो अपन ने कर लिया। अब बुझाओ ओरिजिनली कीमत कितनी 2304 रुपए आ रही है, 48 का स्क्वायर 2304 होता है। इस वाले केस में कीमत बेटा 144 प्लस 256 प्लस 400, 800 रुपए आ रही है। और इस वाले केस में 729, 225 और 36, 729 6 35, 765, 765 और 770, 790, 990 आएगा बेटा। 800 रुपए का हीरा बेटा 990 में जाता तो 190 रुपए फालतू मिलते। बताओ 190 फालतू मिलते। ओरिजिनल कीमत कितनी है 2304। 19 8 152 बेटा 800 बार कटेगा, लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 कितने ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन 2 में है। 23 8 160 के ऊपर जाएगा, उत्तर डी आएगा बेटा। ऑप्शंस आपके बेटा सहायता के लिए होते हैं, ऑप्शंस को आप लगभग ट्राई किया कीजिए बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात को पढ़ सकते हैं। क्या आपको दिल टूटने वाले, हीरा टूटने वाले सवाल समझ में आए? सारे बच्चे बताया करो भैया कि सर इतनी बात क्लियर है। और बेटा सारे बालक देख पा रहे हैं कि भाई सौरभ का हर क्लास में एक ही सिस्टम होता है कि डिडंट अंडरस्टैंड, सर नहीं समझ में आया। सौरभ हर क्लास में एक ही बात कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया। कहीं आपको लगता है कि मेरी गलती है भाई को समझ में नहीं आया तो? सुनो बेटा
आप एक बात बेटा जानते हैं कि अगर किसी सवाल में, सुनो बेटा ध्यान समझना, कोई डेटा आपको दिया हुआ है कि 4 तो पेन, बेटा वो रिपीट देखते नहीं है ना बेटा, उनको कमी लगती है मास्टर में कि मास्टर हमें नहीं समझा पा रहा, खुद में कोई प्रॉब्लम है, रिपीट ना करने की आदत है बेटा, वो चीज एडमिट थोड़ी करेगा आदमी यार। 6 नोटबुक और 9 फाइल। भाई ने तो एक कमेंट कॉपी कर रखा है कि डिडंट अंडरस्टैंड, हर क्लास को यही कहता भाई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। 3 पेन, 4 नोटबुक, 2 फाइल 145 रुपए की आती है। 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल कितने रुपए की आएंगी, ये सब है दोस्तों। वैसे देखो आपको एक बात पता है कि अगर तुम्हें 3 चीजें दी गई, 3 चीजें, तो इक्वेशन भी 3 चाहिए ना बेटा सॉल्व करने के लिए। अगर आपको 3 वेरिएबल दिए गए हैं तो बेटा 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। 2 इक्वेशन से तो उत्तर आएगा नहीं, हमें 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन सवाल बनाया है तो सोच समझ कर बनाया है, तो आपको फोकस करना है इस डेटा पर बेटा, आपको ध्यान देना है इस डेटा पर कि ये डेटा कोई स्पेशल हो सकता है। जैसे आप बताओ 4 पेन, 3 पेन, इसमें 5 पेन है। बेटा आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं पहले वाली चीज का डबल कर दूं, ठीक, और उसमें से ये माइनस कर दूं, तो क्या ये बात बन सकती है क्या? 8 पेन आएंगे, उसमें से 3 पेन घटाओगे तो 5 पेन आएंगे। 6 दूनी 12 नोटबुक, 12 में से 4 घटाओगे 8, 18 में से 2 गए 16। यानी दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सवाल का उत्तर जो आएगा ना वो 305 गुना 2 माइनस 145 बनेगा। मिसलेनियस कैटेगरी के सवाल चल रहे हैं बेटा, ये मिसलेनियस कैटेगरी के सवाल चल रहे हैं। 610 में से 145 घटाओगे तो 465 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 3 इक्वेशन होती तो मैं तीनों का अलग अलग रेट भी ज्ञात कर सकता था, लेकिन आपने तीनों के रेट की बात नहीं करी बेटा, आपने डेटा को अंडरस्टैंड करना है। यकीनन डेटा में कोई ना कोई बात छुपी होगी, डेटा में कोई ना कोई कंसेप्ट दिया होगा, और वही तो कंसेप्ट आपको ट्राई करना है, वही तो कंसेप्ट आपको सॉल्व करना है बेटा। इस शीट में बेटा 50 नंबर तक की बात डन। 50 नंबर तक के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, मान लिया जाए ऐसा। कृपया एक बार बेटा उत्तर ना बोले, मेरी बात को ध्यान से समझे बेटा। 8 पेन, 8 पेंसिल, सॉरी पेंसिल, 5 पेन और 3 इरेजर 111 रुपए के, ठीक है। अगली इक्वेशन दी गई 9 पेंसिल, 6 पेन और 5 इरेजर 130 रुपए के। 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 इरेजर 221 रुपए के। तो हमसे पूछा क्या है आपने बेटा, ये सारा डेटा ठीक है दे दिया आपने, बढ़िया बात है, मैंने आपका डेटा सुन लिया, ठीक है। 39 पेन ना 39 पेंसिल प्लस 26 पेन, ये दोस्तों एसएससी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है, और 13 इरेजर कितने रुपए की आएंगे, ये सवाल है दोस्तों। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप डेटा पे जरा गौर कीजिएगा। जो सवाल आपको पूछा है क्या उसमें आपको सब में दिख रहा है 13? 39 पेंसिल, 26 पेन, 13 इरेजर, मतलब अगर मैं 13 इसमें से कॉमन ले लूं तो आखिर में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 पेंसिल चाहिए, 2 पेन चाहिए और 1 इरेजर की कीमत चाहिए क्या? बोलो बेटा। यहां से मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो उत्तर बनेगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। मेरा जो दोस्तों उत्तर बनेगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। 13 तो 26, 5, 6, 13 का भाग नहीं जा रहा। 13 चौकी 52 इसमें भाग जा रहा है, 13 चौका 52 इसमें भी भाग जा रहा है, 13 तिया 39, 9 2 नहीं जा रहा। मेरा उत्तर या तो बी है और या सी है। यहां तक की बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात को सारे बच्चे कैच कर पाए? अब दोस्तों अब आपको दिमाग लगाना है सवाल पे, आपको यह समझना है कि कैसे ना कैसे करके बेटा, कैसे ना कैसे करके ना ऊपर वाले डेटा से इस डेटा तक जाने की बात समझनी है।
इस डेटा तक बेटा कैच करने की बात आपको समझ नहीं है। तो आइए दिमाग लगाते हैं कि कैसे कैसे ये डेटा बन सकता है, कैसे कैसे बेटा आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। किसी बालक के माइंड में कोई बात आ रही है? देखिए, ऊपर वाले डेटा को उठापटक करना है, या तो आप 39 पेंसिल पे पहुंच जाओ या आप 3 पेंसिल पे पहुंच जाओ बेटा। अगर 3 पेंसिल का रेट ज्ञात कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। ऊपर वाली चीजों में कोई चीज को जोड़ो, कोई चीज को घटाओ, किसी भी प्रकार में बनाओ बेटा, मेरे को 3 पेंसिल की कीमत चाहिए, 3 पेंसिल का प्राइस चाहिए। देखो, अगर आप कोई याद कर पाए तो आप में से बालक। दूसरे वाले में 6 से गुना, क्या भैया डायरेक्ट 6 से गुना कर दोगे क्या? देखो ऐसा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और ये घटाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और ये घटाऊंगा, बालक ऐसा कह रहे हैं, सुनिए। 16 और 8 24, 24 में से 9 गए 15, 15 तो आ रही है पेंसिल, अगर मैंने आपकी बात को माना बेटा, प्लस 11 और 5 16, 16 में से 6 गए 10, 10 आ रहे हैं पेन, प्लस 3 और 3 6, 6 में से 5 गए, एक इरेजर आ रहा है बेटा, एक इरेजर। ये तो बात बन नहीं पाएगी ना बेटा, ऐसे में तो काम बन नहीं पाएगा भाई। अगर मैंने 3 और 3 6 करे, 6 में से 5 करे तो बात थोड़ी बन जाएगी। आपको डेटा ऐसा सेट करना है, या तो बने 3 पेंसिल, या बने 2 पेन, और या बने 1 इरेजर। कोई ऐसी बात आपको जोड़नी है दोस्तों? नहीं समझ में आया तुम्हें? कोई बात नहीं, आपको 3 2 1 के रेशो में चाहिए ना। आप एक काम करो, पहले तीनों को जोड़ो, पहले आप तीनों को जोड़ लो बेटा। 8 और 9 17, 17 और 16 कितने? 33, ये बन गए 33 पेंसिल, प्लस 5 6 11 और 11 22 बनेंगे, 22 बन गए पेन, प्लस 5 3 8 3 11, 11 बनेंगे इरेजर। और दोस्तों इन तीनों का जो प्राइस है, तीनों को जोड़कर, क्या वो 1 और 1 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 462 रुपए आ गया। अब मैं इनमें से अगर 11 कॉमन ले लूंगा, 11 कॉमन, तो क्या बनेगा? 3 तो बनेगी पेंसिल, 2 बनेंगे पेन, और 1 बनेगा इरेजर। ये कीमत जो आएगी दोस्तों, ये आएगी 462/11। और आपको ये सवाल चाहिए तो 13 से गुणा कर लीजिए, 11 चौका 44, 2 लास्ट में 6 बनेगा, उत्तर बी बनेगा बेटा। है ना अल्टीमेट सवाल दोस्तों? है ना बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों? ये सवाल इस प्रकार पेपर में आया हुआ है, डेटा को सेट करने का सवाल था। थोड़ी कोशिश इन पे करना, थोड़ा एफर्ट्स इन पे करना बेटा। मैंने प्रीवियस ईयर का हर प्रकार का सवाल लिया है बेटा, कोई भी कैटेगरी को नहीं छोड़ा, सारे सवाल बेटा अपन ने यूज किए। सवाल नंबर 52 पे आ जाओ, 7 मिनट के बाद में ब्रेक लेंगे। आज तुम्हें बेटा रेशो पूरा करवा कर ही जाएंगे, रेशो का बेटा सेशन आपका आज पूरा कंप्लीट होगा बेटा। एक फैक्ट्री में आपके बेटा कोई मित्र को, दोस्त को कोई मैथ रीजनिंग पढ़नी हो तो आप उसको हमारा नाम सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका दोस्त आपको डांटेगा मारेगा नहीं, आपको थैंक यू बोलेगा कि भाई तसल्ली करवा दी। सुनो बेटा, आपने वेतन ना 22 से 25 कर दिया। आपने क्या करा बेटा? सैलरी स्टाफ की 22 से क्या कर दी? 25। लेकिन लेबर इस रेशो में कम कर दी बेटा। इसको सॉल्व की, 26 दूनी 78 और 3 2 80/3। परसेंटेज का साइन हटाओगे, 1/100 लगेगा बेटा। 20 चौका 80, 20 5 100, क्या इसका मतलब 4/15 होता है? मतलब बेटा आपने अपने स्टाफ की सैलरी 22 से 25 बढ़ा दी, लेकिन स्टाफ 4/15 कम कर दिया। यानी पहले अगर स्टाफ 15 का था, आज आपने 4 कम कर दिया, 11 का बचा। पहले अगर आपका स्टाफ 15 का था, आपने 4 कम कर दिया, अब 11 का बचा। हाँ बस दोस्तों इनका गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22, 5 5 25 और 5 3। पहले अगर बेटा खर्चा 6 रुपए का था, आज खर्चा 5 रुपए का होगा। और 6 से लेकर 5 का मतलब 1/6 की कमी हो गई, और 1/6 की कमी होती है 16 से 2/3% बेटा। 1/6 को 16 से 2 कैसे बोलते हैं, ये वाली बात बेटा आप परसेंटेज में करोगे। जब अगला चैप्टर परसेंटेज आएगा तो ये बात आपको और समझ में आ जाएगी कि 16 से 2/3 को 1/6 कैसे लिखा जाता है। ये पॉइंट भी आपको समझाया जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। 52 नंबर तक की बात डन। Visitors to a show were charged 15 each on first day, 7.5 on second day, 2.5 on third day. टोटल अटेंडेंस 2513 है। तो औसत वसूली कितनी है? सुनो बेटा, टिकट का रेट कितना है भाई? पहले दिन 15 रुपए, सेकंड दिन 7.5 रुपए, और थर्ड दिन 2.5 रुपए।
ये टिकट का प्राइस है दोस्तों। और विजिटर कितने आए दोस्तों, विजिटर कितने आए, तो विजिटर दोस्तों इस दिन तो 2 आए, इस दिन 5 आए, इस दिन 13 विजिटर आए। ये नंबर ऑफ विजिटर काउंट कर लिया आपने? जी हाँ सर। बेटा आप मुझे बताओ, पहले दिन आपका जो कलेक्शन आएगा वो 30 रुपए का ही आएगा। अरे 15 रुपए की टिकट 2 लोगों ने खरीदी, 30 रुपए मिलेंगे। 7.5 रुपए की टिकट दोस्तों 5 लोग खरीदते हैं, तो 37.5 रुपए आपके हिस्से में आएंगे। हाँ दोस्तों, 2.5 रुपए की टिकट अगर 13 लोग खरीदते हैं, 26 और 6 32.5 रुपए आएंगे क्या? आप बताओ टोटल 3 दिनों में आपका रेवेन्यू कितना आया? 37.5 और 2.5 40 70 100 रुपए आया बेटा। और 100 रुपए में कितने लोग मूवी देख गए, कितने लोग देख गए बेटा? तो 13 5 18 तो 20 बंदे देख गए। तो एवरेज टिकट का रेट कितना पड़ा? 5 रुपए। एवरेज कितना पड़ा बेटा? 5 रुपए। है ना आसान सवाल यार। बेटा वास्तव में गणित पेपर में इजी आती है, आपको अपना माइंड कंफर्ट रखना है बेटा, आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। चलो बेटा, ये अपन देखो इजी सवाल बता रहे हैं आपको, एक दो सवाल और कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा बेसिक नियम पता ही होगा कि स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है। स्पीड, तो आप होगे सर स्पीड तो ज्ञात करने का नियम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। हिंदी में दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इन्हीं को दाएं बाएं उठा पटक करके कुछ फॉर्मूले और नए बन जाते हैं। क्या सबको क्लियर है? अब देखो, सलीम ने बेटा थोड़ी सी दूरी तय करी, उसमें से थोड़ी दूरी तो तय करी नाव से, थोड़ी दूरी इसने तय करी सड़क से, और थोड़ी दूरी इसने तय करी रेल से। ये जो रेशो है बेटा, ये रेशो क्या ये डिस्टेंस का रेशो है क्या? बेटा ये जो रेशो था 4:3:6 का था, ये डिस्टेंस का रेशो। बेटा संयोगवश उसने चाल का अनुपात दिया, चाल का अनुपात, चाल बोले स्पीड, बेटा बाय चांस उसकी स्पीड भी 4:3:6 में रही, 4:3:6 में उसकी स्पीड रही। दोस्तों आप मुझे बता दो, अगर टाइम का रेशो ज्ञात करना है तो बस डिवाइड कर दूं क्या? अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए तो बेटा आपका टाइम का रेशो बन जाएगा, तीनों चीजें बेटा सॉल्व हो जाएंगी, 1:1:1 उत्तर बन जाएगा। अरे इससे इजी बात तो कोई संभव नहीं है बेटा, इससे आसान चीज तो कोई बन नहीं सकती बेटा, इससे इजी बात तो कोई मुमकिन नहीं है। मजा आ रहा है सवाल करके आपको? कोई यूज नहीं है बेटा, 910 का 89 का कोई यूज नहीं है, सब बिना मतलब का डेटा दिया हुआ है बेटा। 910 का भी कोई यूज नहीं है, 89 का भी कोई यूज नहीं है, ये तो सवाल कुछ था ही नहीं भाई। चलो बेटा, अभी बेटा समय हो गया आपके 5 मिनट के ब्रेक का, इतने बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग ये सवाल पढ़ो, कोशिश करो, बन पाए तो बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं बेटा, आपका मास्टर आपके साथ है, आपको सवाल सारे करवाएगा। बेटा 15-20 सवाल अभी बाकी है शीट के, हम बेटा आज में ये कंप्लीट शीट कर लेंगे बेटा, आज इस शीट का बेटा समापन हो जाएगा, आपकी ये शीट बेटा आज पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ, पूरा रेशो आज आपका कंप्लीट करवा के जाएंगे, कल आपको मिक्सर स्टार्ट करवा देंगे बेटा।
हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। दोस्तों बताइए, ये सवाल आप लोग कर पाए? बहुत बढ़िया। उत्तर में बेटा गैप क्यों आ रहा है? बी और सी दो आंसर क्यों आ रहे हैं बेटा आपके? कई लोग कह रहे हैं उत्तर बी आएगा, कई सी कह रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिए, क्या सवाल था ये बेटा। एक खिलौना विक्रेता के पास व्हाइट बॉल है, पिंक बॉल है और ब्लू बॉल है। रेशो है दोस्तों इनका 3, 7 और 11। ठीक। गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से जो ज्यादा है ना, वो 6 और 8 का गुणज है बेटा। 6 और 8 का मल्टीपल कम से कम 24 तो आएगा ही आएगा बेटा। 6 और 8 का मल्टीपल कम से कम 24 तो आएगा ही आएगा। मतलब 24 जो है ना बेटा, ये पिंक और व्हाइट का डिफरेंस है, 4 की वैल्यू है। 24 जो बेटा है, व्हाइट और पिंक का डिफरेंस है, 4 की वैल्यू है। टोटल बॉल कितनी आएंगी? 11, 7, 18 और 3, 21 बॉल बननी चाहिए बेटा। 21 6 से कटोगे तो कम से कम दुकानदार के पास 126 बॉल तो है ही है बेटा। कम से कम 126 बॉल तो है ही है। 126 से ज्यादा भी हो सकती है बेटा, 126 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 126 तो कम से कम बनेगी बनेगी। 126 का मल्टीपल ही आएगा बेटा, कोई उत्तर 126 का गुणज ही आएगा। एक सवाल था आगे एक्साइज ड्यूटी वाला, आने वाला ही होगा बेटा। ये सवाल आ गए जी मोमबत्तियों वाले, कैंडल वाला सवाल आ गया दोस्तों। राम और श्याम के पास समान लंबाई और भिन्न भिन्न मोटाई की एक एक मोमबत्ती है। ठीक है, कैंडल है। राम की मोमबत्ती जलने में 3 घंटे का समय लेती है, श्याम की मोमबत्ती जलने में 4 घंटे का समय लेती है। तो बेटा एक बात बताओ, मैं कैंडल की लेंथ जो है ना, कैंडल की लंबाई जो है बेटा, 3 और 4 का एलसीएम 12 सेंटीमीटर मान लो, 12 मीटर मान लो, कोई मान लो, फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या मैं कैंडल की लंबाई 12 मान लू? 3 और 4 का एलसीएम माना बेटा मैंने, 3 और 4 का एलसीएम 12 है। दोनों के पास समान लंबाई की मोमबत्ती है, तो राम के पास भी 12 मीटर की है, श्याम के पास भी 12 मीटर की है। ठीक। राम की मोमबत्ती 3 घंटे में जल जाती है बेटा। राम की जो कैंडल है ना, राम की मोमबत्ती जो है बेटा, राम की कैंडल 3 घंटे में जल जाती है। 3 घंटे में पूरी कैंडल हो जाती है फिनिश। तो बेटा आप बताओ मुझे, राम की कैंडल 1 घंटे में 4 मीटर जलती होगी क्या भाई? 1 घंटे में 4 मीटर, तो ये तो 3 घंटे में 12 जलेगी पूरी। ठीक है। और जो शाम की कैंडल है बेटा, जो शाम की मोमबत्ती है, ये 4 घंटे में पूरी जल जाती है बेटा। शाम की कैंडल 4 घंटे में जल जाती है, तो ये वाली कैंडल 1 घंटे में 3 मीटर जलेगी क्या? आप क्या पाओगे ना, 1 घंटे में 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9 और 4 घंटे में 12, पूरी कैंडल फिनिश। ठीक। दोनों मोमबत्तियां आपने एक साथ जलाई, एक साथ जलाई, तो कितने समय पर राम की मोमबत्ती और शाम की मोमबत्ती की लंबाई आधी हो? बेटा ये बची हुई लंबाई की बात कर रहा है। देखिए मैं एक बार आपके मान रहा हूं, टी घंटे बाद। बेटा आप बताओ टी घंटे बाद क्या होगा? टी घंटे बाद राम की मोमबत्ती जो 12 की थी, 12 माइनस 4 टी जल जाएगी क्या? 4 टी। राम की मोमबत्ती 1 घंटे में 4 जलती है, 2 घंटे में 8 जलती है, तो 3 घंटे में 4 टी जलेगी। टोटल 12 लंबाई की मोमबत्ती थी, 4 टी की जल चुकी है, तो बची कितनी? बची थी 12 माइनस 4 टी। ठीक है। और शाम की मोमबत्ती बेटा, शाम की मोमबत्ती जो 12 की थी, 3 घंटे में 3 टी जलकर इतनी बचेगी क्या? राम की मोमबत्ती इतनी बचेगी, शाम की मोमबत्ती इतनी बचेगी, और हमको बोला कि राम की मोमबत्ती की लंबाई शाम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो। राम की मोमबत्ती है, उसकी लंबाई शाम वाली मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी बेटा। 12 माइनस 4 टी अपॉन 12 माइनस 3 टी बराबर 1 बेटा 2। समझ में आया? राम वाली लंबाई आधी है शाम से, इसको मैंने 2 मान लिया, उसको मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तिरछा गुणा कर ले बेटा, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बनेगा? 24 माइनस 8 टी बराबर 12 माइनस 3 टी। 8 टी को वहां ले जाओ बेटा, क्या बनेगा? 5 टी बराबर 12, और टी का मतलब आ गया 12/5। 12/5 का मतलब बेटा 2 सही 2/5 आएगा। 2 सही 2/5 घंटे आएगा, घंटे। और बेटा घंटों को मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 60 से गुणा करते हैं क्या?
घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो आप कहिएगा 24 मिनट बनेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे और 24 मिनट के बाद में 2 घंटे और 24 मिनट के बाद में दोनों मोमबत्तियां, दोनों कैंडल सेम लंबाई की बचेंगी। अगर आपने इनको 11 बजे जलाया था, 2 घंटे बाद बेटा 1 बजेगा और 24 मिनट ऊपर और है, 1:24 पर दोनों की लंबाई दिए गए रेशो के अनुसार बनेगी। बिल्कुल सिंपल इजी स्मूथ सवाल है। आया समझ में तुम्हें? सारे सवाल दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से अत्यंत आवश्यक चल रहे हैं बेटा। इनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट आपको नहीं आना चाहिए। सवाल ये बहुत ही इजी है, सवाल ये बहुत आसान है। भैया करता हूं क्लास के बाद अभी ना। ठीक ठीक, चलिए वो सवाल करवा दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया जी एक्साइज ड्यूटी वाला सवाल दोस्तों। बहुत अल्टीमेट सवाल है ये, बहुत दोस्तों शानदार जानदार अल्टीमेट सवाल है दोस्तों। इस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा। एक बार ही बताऊंगा बेटा, पूरा सवाल रिपीट नहीं करूंगा, बड़ा सवाल है। तो एक बार बेटा एक एक स्टेप को समझना, एक एक स्टेप को। जो भी स्टेप समझ में नहीं आए वहीं पे आप बोल दीजिएगा, मैं वहीं पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टू द नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। मतलब बेटा जो आप अपने वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लेंगे ना, एक्साइज ड्यूटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जितनी वस्तुएं बनाई, मान लो n बनाई, n के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या देखकर बताओ ये बात समझ में आई? ईडी, ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी किस पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/1 आएगा इनवर्सली बेटा, व्युत्क्रमानुपाती 1/, किस पे? जितनी वस्तुएं बनाई उसके वर्ग के समानुपाती होता है। क्या ये जो पॉइंट लिखा है समझ में आया? मैं बेटा इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ईडी बराबर k/n²। के कोई कांस्टेंट होगा बेटा, के कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक। कोई कंपनी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है, उसे उत्पादन के रूप में शुल्क देना पड़ता है, ठीक है, देना ही पड़ेगा भाई, व्यवहार की बात है। लेकिन यदि वह कंपनी उत्पादित वस्तुओं को 4:3:1 में बांट कर दे, सुनो बेटा, मतलब इस कंपनी ने पहले 8 वस्तुएं बनाई हैं क्या बेटा? 8 वस्तुएं बनाई है, और 8 वस्तुओं पर इसको जो टैक्स देना पड़ेगा बेटा, 8 आर्टिकल पर जो टैक्स देना पड़ेगा, ईडी देना पड़ेगा, क्या वो k/8 का स्क्वायर 64 देना पड़ेगा? 8 वस्तुओं पर इतना टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी कहती जी मैं तो ऐसे दिखाऊंगी नहीं रिपोर्ट में, मैं क्या करूंगी, इनको 4:3:1 में बांट दूंगी। अब टैक्स कितना बनेगा? अब देखो बेटा 4 वस्तुओं का टैक्स बनेगा k/16, 3 का टैक्स बनेगा k/9 और 1 का टैक्स बनेगा k/1। इतना टैक्स बनेगा। 4 का टैक्स बनेगा k/16, 3 का टैक्स बनेगा k/9 और 1 का टैक्स बनेगा 1/1। बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूं, बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा? 144। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 144 आएगा ना। 16 निमा 144, 9 के प्लस 16 के प्लस 144 के। क्या बात समझ में आ रही है? 16 और 9 25, 169 के बटा 144 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सवाल को इस प्रकार तोड़कर बताएं, इतना क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, पहले टैक्स कितना पे किया जाता था, आज इतना टैक्स पे कर रहे हो, इन दोनों टैक्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्या? इन दोनों टैक्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्या? दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 169 के बटा 144 माइनस के बटा 64 बराबर जो है ना, ये दोस्तों बराबर बनेगा किसके? 6670 रुपए। पहले इतना टैक्स पे होता था दोस्तों, आजकल इतना टैक्स पे हो रहा है। ये दोनों टैक्स का डिफरेंस कितना बनेगा? क्या एक एक बात मेरे साथ साथ समझ पा रहे हो बेटा? सवाल में कैलकुलेशन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये मैं के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अच्छा ये होता है 16 गुना 9, ये 16 गुना 4, आपका एलसीएम जो आएगा वो 144 गुना 4 आएगा। क्या आपका एलसीएम 144 गुना 4 आएगा? भाई देखो इसको लिखते हैं 16 गुना 9, इसमें 16 गुना 4, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है बेटा। 4 से गुणा करोगे 17 चौका 68, 680 बेटा, ये 676 के बनेगा, माइनस 9 के बनेगा 9 के
अगर ये काटूंगा 9 बार कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आएगा 6670। जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, ऊपर बनेगा 667 के बटा 144 गुणा 4 बराबर 6670। डेटा दोस्तों बड़े नाप तोल कर दिया गया था, देखो 10 से कट जाएगा। आप बताओ के की वैल्यू, बेटा के की वैल्यू 144 गुणा 4 गुणा 10 आ गई क्या? इस सवाल में जो के का मान है दोस्तों, के का मान आ गया 144 गुणा 4 गुणा 10। मैंने आपसे पूछा था बताओ पहले कितना टैक्स दिया जाता था? बेटा पहले स्टार्टिंग में कितना टैक्स मिलता था? तो स्टार्टिंग वाला टैक्स तो ये था। अब के की वैल्यू पुट कर दो, 144 गुणा 4 गुणा 10 बटा 64। क्या स्टार्टिंग में बेटा इतना टैक्स दिया जाता था? हाँ, कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, 4 से काट लीजिए 16, 16 निमा 144, यानी बेटा स्टार्टिंग में ये कंपनी 90 रुपए का टैक्स दिया करती थी, लेकिन आजकल इसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन डेटा दोस्तों ऐसा था कि लास्ट में आकर अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा, बात बन जाएगी। आया बात समझ में? बेटा अगर किसी सवाल में डाउट रह जाए तो बाद में नहीं बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा। बेटा ये सवाल ऐसा ही करने वाला है, अगर आपको रिपीट मिलेगा तो बेटा आप इस चीज को दोबारा चेक कर सकते हैं। तो बेटा करंट ईयर में कितना हुआ वो तो आप ज्ञात कर ही पाओगे ना बेटा। पहले इतना था, अब 90 में इतना जोड़ दीजिए तो नया टैक्स आ जाएगा बेटा। तो भैया हर सवाल पेपर में इजी थोड़ी आता है, हर सवाल बेटा पेपर में इजी आता है, आता नहीं है, हर टफ नहीं आता है। ये काफी अच्छा सवाल था। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया है कैट के एग्जाम से। कैट के एग्जाम का सवाल करना चाहोगे? लेवल तो ऐसा कर लो भाई साहब, कोई कमी बचे ही ना। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से 30 ज्यादा थी। सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है? रेशो नहीं दिया मुझे, ये बोला कि गर्ल्स अगर x हैं तो बॉयज x प्लस 30 हैं क्या? बोलो बेटा। अरे बॉयज x प्लस 30 है तो गर्ल्स कितनी है? x। अब आगे सारे सवाल बड़े बड़े आएंगे, डरना मत ऐसे। इसके बाद कुछ लड़कियां और स्कूल में आ गई, कुछ लड़कियां बेटा और आ गई, मैंने मान लिया y लड़कियां आ गई, मेरे को कितनी आई? गर्ल्स आई हैं y लड़कियां, ओनली गर्ल्स। जिससे क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया, 3:5 हो गया। लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो बाद में शामिल हुई थी। बेटा एक बात बताओ, बॉयज तो पहले भी x प्लस 30 थे, आज भी x प्लस 30 है, बॉयज में तो आपने कोई चेंज नहीं किया। गर्ल्स पहले x थी, y और हो गई, इतनी हो गई क्या? क्या गर्ल्स इतनी बन चुकी हैं? और दोस्तों इनका रेशो जो बनेगा वो 3:5 बनेगा। आई बात समझ में? 3:5 बनेगा बॉयज और गर्ल्स का। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक बार देखो, 5x प्लस 150 बराबर 3x प्लस 3y। सही बात। मेरे को बाद वाले y का मान क्या करना है? 3y दोस्तों क्या बनेगा? 3y, 3y का मतलब अगर मैं इसको यहां ले आऊंगा तो 2x प्लस 150। दोस्तों y कितना बनेगा? 2/3x प्लस 50। ये स्टेप आपको समझ में आया? यहां तक की बात आपको समझ में आई? दोस्तों मैंने पूछा कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो बाद में क्लास में शामिल हुई हैं, बाद में क्लास में कम से कम कितनी लड़कियां आएंगी। तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, देखो ये बॉयज और गर्ल्स की बात है बेटा, बॉयज और गर्ल्स कोई इंटीजर ही आएगा? ऐसा तो होल क्लास में 1.5 लड़का है, 2.5 लड़कियां हैं, इंटीजर ही आएगा बेटा। ये x की वैल्यू जो भी आएगी इंटीजर बननी चाहिए ना? क्या बेटा x की वैल्यू पूर्णांक बननी चाहिए, पूर्णांक, पूर्ण अंक आना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू पूर्णांक आएगी तो कम से कम बेटा x की जगह 3 तो आना ही पड़ेगा, कम से कम x की जगह 3 तो आना ही पड़ेगा, तभी तो 3 और 3 कट पाएगा। कम से कम x की जगह 3 तो आएगा ही आएगा। मतलब 50 और 2 कितना हो गया? 52। 50 और 2 कितना हो गया? 52। मतलब कम से कम बेटा 52 लड़कियां तो ऐड हुई हैं, कम से कम 52 लड़कियां तो क्लास में नई आई हैं। हो सकता है 52 से ज्यादा भी होती, लेकिन कम से कम पूछा गया था बेटा, तो कम से कम 52 तो आएगा ही आएगा। 52 आपके सवाल का उत्तर आएगा। कैट लेवल तक के सवाल बेटा कर पाओगे? बेटा मैक्सिमम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? कर थोड़ी पाएंगे बेटा, मैक्सिमम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे मैक्सिमम बेटा। अब मुझे क्या पता x की जगह अगर 3 लाख आ जाए बेटा तो कैसे करूंगा? संभव नहीं है ना। मिनिमम ज्ञात कर सकता हूं बेटा, मैक्सिमम मैं फाइंड नहीं कर सकता।
आ जाओ बेटा, ट्रेन वाले सवाल आ गए, ट्रेन वाले बढ़िया सवाल चल रहे हैं दोस्तों आपके आज। सुनो, एन इंजन कैन मूव एट द स्पीड ऑफ, रुको भैया क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लेता हूं। एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। बेटा क्या है, देखो एक इंजन है, इंजन अगर मैं इसमें कोई डिब्बा अटैच नहीं करता, विदाउट एनी वैगन, बेटा विदाउट एनी वैगन, बिना कोई डिब्बे के अगर मैं इसको चलाता हूं ना, तो ये मतलब 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, एंड अब देखो बेटा, जैसे जैसे आप इसके साथ डिब्बे अटैच करोगे वैसे वैसे स्पीड में कमी आएगी। भाई अकेला इंजन तो फ्री है, भाग रहा है पूरी स्पीड में, आपने साथ में डिब्बे जोड़े तो स्पीड में बेटा कमी आएगी ना। इसी बात को बोला कि इंजन की गति में कमी, जो गति में कमी आई है इसको बेटा मैं डेल्टा एस लिख लेता हूं, डेल्टा एस। स्पीड में कमी मतलब स्पीड में जो कमी आ रही है ना, ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये बेटा स्पीड को लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ये बेटा डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ये बात देखो, स्पीड में जितनी कमी आ रही है, स्पीड में जितना डिक्रीज हो रहा है, वो लगाए गए डिब्बों की संख्या स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। बेटा आप मुझे बताओ, मैं इस चीज को डेल्टा एस को बराबर के रूट एन लिख सकता हूं, के रूट एन। ठीक है, अच्छा आगे मुझे बोला कि 9 डिब्बों के साथ में उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर मैं 9 डिब्बे अटैच करता हूं ना, 9 डिब्बे, तो गति कितनी हो गई? 5। बेटा पहले गति थी 20/3, आज कितनी हो गई? 5। तो आप बताओ डिक्रीज कितनी हो गई, कितनी गति कम हो गई? तो आप कहना गुरुजी 5/3 मीटर पर सेकंड में कमी आई है। अरे बताओ इतनी कमी आई है ना, तो ये जो 5/3 मीटर पर सेकंड की कमी आई है, ये 9 डिब्बों को लगाने के बाद आई है। ये दोस्तों 9 डिब्बों को लगाने के बाद आई है। ये दोस्तों 9 डिब्बों को लगाने के बाद आई है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? डेल्टा एस बराबर रूट में एन था, डेल्टा एस बराबर के बटा रूट एन आ गया। दोस्तों के कितना आएगा बेटा, इस साल में के कितना आएगा? तो आप कहिएगा के आएगा 5/9, क्योंकि बेटा इसका मान तो बनेगा कितना? 3। इसका मान कितना बनेगा बेटा? 3, और 3 बटा में जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ना ही है। अच्छा अब देखो जी, मेरे से पूछा कि ये इंजन अधिक से अधिक कितने डिब्बे खींच सकता है? ये इंजन अधिक से अधिक कितने डिब्बे खींच सकता है? बेटा बताओ, बिना डिब्बों के स्पीड कितनी थी? 20/3, 20/3 की स्पीड थी। तो मैं एक काम करता हूं, देखो स्पीड में जो कमी है ना, स्पीड में कमी ये 20/3 की कर लेता हूं। मतलब मैं ये देख लेता हूं कि अपना इंजन कितने डिब्बों पर रुक जाएगा, कितने डिब्बों पर इसकी स्पीड में कमी 20/3 की हो जाएगी। ये चीज दोस्तों के रूट 9 होती है, के रूट 9। क्या दोस्तों ये चीज इसके इक्वल आएगी क्या? 20/3 की कमी 5/9 रूट 9 के रूट एन के इक्वल आएगी? जी हाँ, 5 से काट लीजिए 4, ये दोस्तों 3, रूट एन का मान कितना आ गया? 12, और दोस्तों एन का मतलब कितना आ गया? 144। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्रेन है ना, आपकी गाड़ी है ना बेटा, ये 144 डिब्बे लगाने के बाद में रुक जाएगी। 144 डिब्बे लगाओगे तो ट्रेन चल नहीं पाएगी, ट्रेन दोस्तों जीरो हो जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक डिब्बा हटा लूंगा, 143 डिब्बे लगा दूंगा, तो क्या ये ट्रेन धीमे धीमे चलती रहेगी, खिसक खिसक के चलती रहेगी बेटा, लेकिन चलती तो रहेगी। 144 डिब्बे लगाते ही ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन 143 डब्बों पर धीमे धीमे ट्रेन खिसकती रहेगी। दोस्तों 143 आपके इस सवाल का उत्तर बनेगा। जब आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन आए, जब आपके सामने एग्जाम में दोस्तों ये सवाल आए ना, तो आप समझ लेना इसका उत्तर ना स्क्वायर नंबर से एक कम आता है हमेशा। देखिए अब ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, रूट एन का मतलब 12 है, एन का मतलब स्क्वायर बनेगा। इतने डब्बों पर तो ट्रेन रुक जाती है, स्क्वायर नंबर से एक कम वाला उत्तर बनता है। प्रोसेस ये है दोस्तों, तरीका ये है। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत पॉइंट पल्ले पड़ा
थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आई बेटा। अब देखो जी, लेवल उम्दा चल रहा है भाई साहब, छठी शीट चल रही है, 11वीं क्लास चल रही है, लेवल तो उम्दा बनेगा ना बेटा। चलिए एक सवाल मैं ऐसा और करता हूं बेटा, ऐसा ही एक सवाल और करता हूं। वैसे ऑप्शंस देखकर आपको पता है इसका उत्तर ये आएगा, ऑप्शंस देखकर आपको पता है कि इसका उत्तर 143 आएगा, है ना। कितनी देर में आपने आंसर कर दिया? 1 सेकंड में देखा और टिक मार दिया, खत्म बात। लेकिन बेटा प्रोसेस देखो, प्रोसेस देखो आप, विदाउट एनी वैगन, बिना कोई डिब्बे के, विदाउट कोई वैगन बेटा आपकी जो रेलगाड़ी है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इंजन की गति में कमी, गति में कमी को डेल्टा एस से नोट करता हूं, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ये बात है क्या? मतलब कि डेल्टा एस का मतलब है के रूट में एन, बेटा एन स्क्वायर नहीं है, एन, ठीक। अब मैंने बोला कि 4 डिब्बे लगा दिए ना, 4 डिब्बे, तो उसकी गति 20 हो गई। बेटा मुझे एक बात बताओ, पहले स्पीड थी 24, तुमने 4 डिब्बे लगा दिए तो स्पीड हो गई 20, कमी कितनी आई? 24 से 20 में कमी कितनी आई? तो आप कहना जी 4 की कमी आई। बराबर कितने डिब्बे लगाए थे? 4 डिब्बे लगाए थे सर, रूट में 4। क्या दोस्तों काट पीट के का मान 2 आ गया क्या? के का मान 2 बन गया क्या इस सवाल में? इसमें कैलकुलेशन इजी है। मेरे से पूछा कि आपकी रेलगाड़ी मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकती है, दोस्तों मैं एक काम करता हूं, मैं ये देख लेता हूं कि अपनी ट्रेन कितने पे रुक जाएगी, कितने डब्बों पर आपकी ट्रेन रुक जाएगी। 24 की स्पीड है ना, आप स्पीड को 0 कर लो, 0 मतलब आपकी स्पीड में 24 की कमी आ गई। बेटा ये 24 की कमी के रूट एन पर आएगी, के रूट एन पर ही आएगी, फॉर्मूला यही होता है। के का मान आप लोगों ने फाइंड कर लिया बेटा, के का मान कितना आएगा? 2। रूट एन की वैल्यू बेटा 12 आ गई, एन का मतलब 144 आ गया, मतलब 144 डब्बों पर आपकी रेलगाड़ी रुक जाएगी। इसका मतलब 143 डब्बों पर ये खिसक खिसक के चलती रहेगी, गिर पड़ के चलती रहेगी बेटा, लेकिन 143 डब्बे तो खींच लेगी, 44वां डब्बा अटैच करते ही गाड़ी रुक जाएगी। अब उसके बस की बात नहीं बची, अब वो चल नहीं पाएगी बेटा। सवाल नंबर 59 और 60 एक जैसे थे, क्या आपको समझ में आए बेटा? लेवल देखकर आंखें खुली आपकी। हमने रेशो के बेटा बिल्कुल चिन्ह सवाल भी लिए थे और बेहद उम्दा सवाल भी लिए हैं। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे सारी बातों को समझ लें बेटा। जब सीजीएल का पेपर देकर आओगे तो हमें बताइएगा किस तरह मजा आया। बेटा वैसे तो मुझे पता है इस सवाल का उत्तर ये आएगा, मैं आपकी जगह पेपर में होता तो 1 सेकंड में उत्तर टिक कर देता, लेकिन प्रोसेस क्या है, आप गो थ्रू करना बेटा, आप उसके थ्रू जाना। क्या कर पाओगे बाद में बेटा? 323 नंबर सवाल बेटा खुद से कर पाओगे? मैंने 2 क्वेश्चन बताए, सेम क्वेश्चन है, कल की क्लास में लेके बताना बेटा प्लीज। आ जाओ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखकर ना कई बालक ऐसे सवाल छोड़ देते हैं, कह देते हैं गुरुजी ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। सुनो बेटा, एक होता है पेंडुलम, एक होता है दोस्तों पेंडुलम। पेंडुलम का दोस्तों अर्थ होता है लोलक। लोलक की समय अवधि धागे की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है। बेटा सुनो, लोलक का जो टाइम है ना, टाइम ये समानुपाती है धागे की लंबाई के रूट एल मान लूं क्या? टाइम जो है, टाइम बेटा ये लेंथ, एल का मतलब लेंथ लिख रहा हूं बेटा, लेंथ के वर्गमूल के समानुपाती है, बात समझ में आई? अच्छा, और बेटा टाइम की बात कर रहा है, बेटा टाइम की बात कर रहा है, टाइम जो है ना ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी के, ऐसा होता है क्या बेटा? 2 चीजें आपको बताई कि टी एक तो डिपेंड करता है रूट एल पर, एक बेटा टी डिपेंड करता है रूट 1 बेटा अंडर रूट जी पर। तो मैं ये कह दूं क्या कि टी डिपेंड करता है मेरा एल बटा जी के रूट पर। जो मेरा टी है दोस्तों ये एल बटा जी के रूट पे डिपेंड करता है, कंबाइन लिख सकता हूं मैं। इस साइन को हटाकर बटा में के लिख दूं, के का मतलब कांस्टेंट कोई वैल्यू है, के का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों। एग्जामिनर पहले आपको के फाइंड करवाएगा, पहले आपको के फाइंड करवाएगा। सुनो सवाल दिया गया कि गोले की समय अवधि 3 सेकंड है, टी का मतलब कितना है 3 के, जब बेटा धागे की लंबाई 9 मीटर है और गुरुत्वाकर्षण 4 है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान भी दे दिया, धागे की लंबाई एल का मान भी दे दिया। दोस्तों इससे बताओ के कितना बनेगा? 3 गुणा 2 बटा 3। बेटा क्या के का मान 2 आ गया? क्या के का वैल्यू 2 आ गई?
आगे मुझे सवाल पूछा, बोला समय अवधि क्या बनेगी, टी बताओ क्या बनेगा जब बेटा के की जगह तो 2 पुट कर दो, के की जगह तो 2 पुट करना ही करना है, आपको पता ही लग गया। अच्छा, धागे की लंबाई है 64 और जी का मान है 16। धागे की लंबाई है 64 और जी का मान दोस्तों 16। तो बताओ इसका रूट बनेगा 8, इसका रूट बनेगा 4, 2 दूनी 4, 4 मीटर 4 सेकंड आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा क्या? फिजिक्स थोड़ी है, ये तो रेशो की बात है बेटा। आपको उन्होंने बताया था, जैसे जैसे बताया वैसा वैसा कदम फॉलो कर लिया। मैंने थोड़ी अपने मन से कुछ माना है बेटा। 62 नंबर सवाल इजी बहुत है, लेकिन आपको तरीका समझना है बेटा। जो तरीका हमने ट्रेन वाले सवाल में लगाया था, ये वही तो बात है यार। एक बालक ना मुझे बार बार कमेंट कर रहा था कि सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे काम आता है, सर वो डायरेक्टली कैसे काम आता है। देख ले भाई, ऐसे काम आता है, डायरेक्टली ऐसे काम आता है, इनवर्सली ऐसे काम आता है। आया समझ में? ये सवाल बेटा रिपीट हो गया, इसका उत्तर 1000 आया था। एक 64 नंबर सवाल दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है, एक अल्टीमेट सवाल है। करने में बेटा अपने को 8-7 मिनट चाहिए। एक बार मैं ये सवाल रोक रहा हूं बेटा, इसको तो मैं बाद में करवाऊंगा, टाइम कम बचा मेरे पास आज। ये भी सवाल अच्छा है, टाइम लेने वाला सवाल है। हाँ, ये सवाल बताओ बेटा, अभी जो अपने सवाल चल रहे हैं ना, उसी क्रम का सवाल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बेटा आपके तार का जो रेजिस्टेंस है आर है, आर, ये क्या बताओ एल पर डिपेंड करता है क्या? एल पर, लंबाई पर डिपेंड करता है। और उसकी त्रिज्या के, आर जो है ना बेटा, ये उसकी रेडियस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। रेडियस को स्मॉल आर लिख लो, कैपिटल आर का मतलब बेटा रेजिस्टेंस, और एल का मतलब लेंथ है, और 1/r² है। ठीक है बेटा, 2 तार हैं। देखो पहली तार की लंबाई है 162 और इसकी त्रिज्या का अनुपात कितना, त्रिज्या कितनी है? 9। बेटा ये आप बताओ कंबाइंड में r बराबर k गुणा l/r² लिख सकते हो क्या? हाँ, लिख सकते हो। दोनों का प्रतिरोध समान है बेटा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस ये बनेगा क्या? k इंटू l/r²। सेकेंड वाले में भी k इंटू l/r² बनेगा। बेटा ये k से तो k कट जाएगा, अब की बार k ज्ञात करने की नीड नहीं है, k से k आपका कट गया। फर्स्ट वाले में l कितना है बेटा? l तो लंबाई कहोगे 162, r² का मतलब 81 बराबर l मुझे ज्ञात करना है 64। 81 से 2 बार कटेगा, l का मतलब 128 आ गया बेटा। ये सवाल तुम्हें कम से कम 2 बार करने हैं बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हें कम से कम 2 बार करने हैं। सवाल बड़े इजी हैं, लेकिन लैंग्वेज बड़ी कंसेप्चुअल है दोस्तों, भाषा बड़ी शानदार है, और जब तक भाषा नहीं पढ़ोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 67 दोस्तों, ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा मैंने आपको अभी बताया। सवाल नंबर 68 दोस्तों, ये भी एक आसान सवाल है। 69 और 70। इस शीट में से सवाल कितने बचे अपने? तो आप कहिएगा सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 सवाल आपके लिए बचे हैं। एक बालक कहता जी मैं कर लाऊंगा, बेटा गारंटी है एक भी नहीं कर पाओगे, एक भी नहीं कर पाओगे। तो 6 मैंने छोड़े हैं ना, इनमें से एक भी नहीं हो पाएंगे। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, रैंक 5 आ गई। हाँ बेटा 5 नंबर रैंक पे फिलहाल स्टैंड कर रहे हैं बेटा, ईश्वर ने चाहा तो और इंप्रूवमेंट होगा। अब भैया डाउट पूछना कल, आज का समय पूरा हो गया बेटा। वैसे भी मैं आपको अपनी क्लास के टाइम से बेटा 12 मिनट एक्स्ट्रा ही करवा चुका हूं बेटा, 12 मिनट आपको फालतू ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों। चलो आज इतना ही दोस्तों। शीट के बेटा इन सवालों को एक बार और रिवाइज कीजिएगा, एक बार और पढ़िए दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।